हेलो फ्रेंड्स, डू नॉट डिस्टर्ब चैनल पर आपका स्वागत है। यह कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और इसकी शुरुआत होती है जब हमारी मुख्य पात्र बी कोमा में जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराई जाती है। डॉक्टर उसकी स्थिति की जांच करते हैं, जबकि उसकी असमंजस में पड़ी हुई परिवार उससे मिलने आता है। इसी बीच कोमा में होने के बावजूद बी अपने जीवन की कहानी की शुरुआत से वापस लौटने का निर्णय लेती है, ताकि वह बता सके कि वह अस्पताल कैसे पहुंची। बी के माता पिता शैरन, डेरिक मानसिक रूप से विकलांग हैं। डेरिक का मानसिक विकास 12 साल की उम्र में ही रुक गया था, एक शराबी ड्राइवर के कारण हुए हादसे की वजह से, और शैरन का मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया था, जिससे ऐसा माना जाता था कि वह स्वतंत्र रूप से नहीं जी सकती। इन चुनौतियों के बावजूद शैरन और डेरिक पहली नजर में ही एक दूसरे को पसंद करने लगे और अंततः शादी कर ली। शुरुआत में उनके माता पिता उनके विवाह को लेकर अनिश्चित थे, लेकिन मजबूरी में उन्होंने इसकी स्वीकृति दे दी। डेरिक की मां लोरेटा चाहती थी कि शैरन की नसबंदी करा दी जाए, क्योंकि उनका मानना था कि यह जोड़ा एक बच्चे की परवरिश करने में सक्षम नहीं है। शैरन की मां पेग इस विचार का विरोध करती है, लेकिन उसके पति ऑर्ल, जो शैरन के पिता हैं, को एक और बच्चे की जिम्मेदारी लेने का मन नहीं था। वे अपनी मानसिक रूप से विकलांग बेटी की पिछले 21 सालों से देखभाल कर रहे थे। वे इस समय कोई कदम नहीं उठाने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नवविवाहित जोड़ा किसी भी तरह के रोमांटिक संबंधों में रुचि नहीं रखता। शादी के कुछ ही समय बाद बी का जन्म होता है, जिससे शैरन के माता पिता पर दबाव और भी बढ़ जाता है, जो पहले से ही इस जोड़े को अपने घर में पनाह दे रहे थे। बी का नाम शैरन के पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर बैम्बी सांबर वहीं पर रखा गया है। शुरुआत में शैरन के माता पिता पेग और अर्ल छोटी बी की देखभाल में मदद करते हैं। समय के साथ अर्ल अकेले परिवार का भार उठाते उठाते थक जाते हैं, तो वे डेरिक को सुझाव देते हैं कि वह अपने परिवार के साथ अलग हो जाए। पेग चाहती थी कि शैरन और डेरिक उनके साथ ही रहें, क्योंकि उन्हें उन पर या बच्चे की देखभाल करने की उनकी क्षमता पर भरोसा नहीं था। लेकिन डेरिक निर्णय करता है कि उन्हें अपने परिवार के साथ स्वतंत्र रूप से रहना चाहिए। इसके बाद नेवाडा चले जाते हैं और शुरुआत में एक वैन में रहते हैं और अंततः एक घर खरीद लेते हैं। वर्तमान में वापस आते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता मैरी अस्पताल में बी के कोमा में जाने के कारणों की जांच करने के लिए पहुंचती है। वह बी के परिवार के सदस्यों से बातचीत करती है। कहानी फ्लैशबैक में आगे बढ़ती है। बी का बचपन पहले तो खुशियों और मस्ती से भरा था, क्योंकि शैरन और डेरिक ने उसकी परवरिश के लिए कड़ी मेहनत की थी। हालांकि जब बी 10 साल की हुई तो उसके माता पिता ने उस पर अधिक जिम्मेदारियां डालना शुरू कर दिया। डेरिक ने उसे छोटी उम्र में ही गाड़ी चलाना सिखाया, ताकि अगर वह कभी ऐसा करने में असमर्थ हो जाए तो बी सक्षम हो सके। इसके बदले में उसने बी से उसकी कोई भी इच्छा पूरी करने का वादा किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे एक कुत्ता मिला, जिसका नाम उसने गॉडजिला। बी के अनुसार उन्होंने ट्रेलर पार्क में और बाद में अपने नए घर में एक खुशहाल जीवन जिया। फिर भी बहुत छोटी उम्र से ही बी को अपने हिस्से से ज्यादा जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। इसमें कुत्ते की देखभाल करना, अपनी और अपनी मां की देखभाल करना शामिल था। ड्राइविंग की एक कक्षा के दौरान बी अपने पिता से बताती है कि उसके सहपाठी उन्हें ताने मारते हैं। डेरिक स्वाभाविक रूप से अपनी बेटी को इस स्थिति का सामना करते हुए देखकर दुखी होते हैं और दुनिया द्वारा उनके प्रति किए जा रहे अन्यायपूर्ण निर्णय पर नाराज होते हैं। लेकिन वह उसे भरोसा दिलाते हैं कि वे सिर्फ खास हैं। एक दिन शैरन गलती से दरवाजा खुला छोड़ देती है और उनका कुत्ता गॉडजिला बाहर भाग जाता है। बी अपने प्यारे पालतू जानवर को वापस लाने के लिए अपने पिता के ट्रक का इस्तेमाल करने का फैसला करती है। जैसा कि अपेक्षित था, 10 साल की बी ट्रक को दुर्घटनाग्रस्त कर देती है और इस घटना के कारण चाइल्ड सर्विसेज दौरा होता है। यहीं पर वह पहली बार मैरी सामाजिक कार्यकर्ता से मिलती है। मैरी के साथ बातचीत के दौरान बी कहती है कि वह गॉडजिला और अपने माता पिता दोनों की देखभाल करने में असमर्थ है। इस घटना के बाद
बी की चाची जॉय और चाचा बेन इस बात पर विचार करते हैं कि शायद बी के लिए कुछ समय उनके साथ बिताना बेहतर होगा। बी अपने चाची जॉय और चाचा बेन के घर गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए जाती है, जो उसके लिए असमंजस भरा अनुभव है क्योंकि वह इस बात की अभ्यस्त नहीं है कि कोई उसकी देखभाल करे। जब स्विमिंग पूल में वह एक दुर्घटना का सामना करने वाली होती है तो उसके चाचा को यह एहसास होता है कि बी को और अधिक माता पिता की मार्गदर्शन और समर्थन की आवश्यकता है। जॉय और बेन बी की परवरिश में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का निर्णय लेते हैं, मुख्यतः उसकी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। फलस्वरूप बी अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है। बी एक प्राइवेट स्कूल में जाती है जहां उसकी दोस्ती निया से होती है। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा करती है और यहां तक कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए ट्रैक टीम में भी शामिल हो जाती है। लेकिन उसे हाई स्कूल में भी बुलिंग का सामना करना पड़ता है। बी का सबसे ज्यादा शिकार स्कूल की एक लोकप्रिय लड़की एस्टर्ड। एक दिन लंच के दौरान बी से एक हैंडसम लड़का एथन मिलता है। वह कहता है कि उसने बी को बायोलॉजी क्लास में ऊँघते हुए देखा था, इसलिए वह उसे अपनी नोट्स देता है। एथन के जाने के बाद निया बी को बताती है कि शायद एथन को बी पसंद आ गई है। निया एथन के बारे में जो जानती है वह यह है कि वह कैंसर सर्वाइवर है और अमीर माता पिता का बेटा है। बी धीरे धीरे एथन को डेट करने लगती है जब वह एक पार्टी में उससे जुड़ती है। वह पढ़ाई में भी शानदार प्रदर्शन करती रहती है, लेकिन उसे लगातार अपने माता पिता की चिंता बनी रहती है कि वे अपना ख्याल खुद रख पाएंगे या नहीं। जब बी अपने सीनियर ईयर में पहुंचती है तो उसका गाइडेंस काउंसलर मिस्टर वॉस्केज उसे कॉलेज के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनके अनुसार बी के पास कॉलेज में दाखिले के लिए आवश्यक ग्रेड और एक्स्ट्रा करिकुलर उपलब्धियां हैं, लेकिन शुरुआत में बी केवल कुछ ही कम्युनिटी कॉलेजों में आवेदन करती है। वह अपने माता पिता को छोड़ने के विचार से ही डरी हुई है। बी को लगता है कि उसके माता पिता उसके शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक समर्थन पर निर्भर हैं और उसे डर है कि उसके बिना वे नहीं संभल पाएंगे। फिर भी मिस्टर वॉस्केज उससे पूछते हैं कि उसे सबसे ज्यादा किस चीज में दिलचस्पी है। बी बताती है कि उसे एस्ट्रोनॉमी बहुत पसंद है। बिना समय गंवाए वे उसे यूसीएलए के एस्ट्रोनॉमी प्रोग्राम के बारे में बताते हैं, जो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से सबसे अच्छा है। बाद में जब बी को अपने अंकल की दी हुई एक पुरानी टोपी मिलती है तो उसे एहसास होता है कि वह यूसीए में पढ़ना चाहती है और वह कॉलेज में आवेदन करने का निर्णय लेती है। जब बी एथन के साथ ज्यादा समय बिताने लगती है और प्रॉम पर जाने के लिए सहमत हो जाती है तो इससे उसकी दोस्ती निया के साथ तनावपूर्ण हो जाती है। हालांकि एथन के साथ डेटिंग करने से, जो उसे पूरी तरह से स्वीकार करता है, बी को यह समझ आता है कि उसे दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो उसके हालात को नहीं समझते। स्कूल की सफाई की अपनी पार्ट टाइम नौकरी के दौरान एस्टर्ड हमेशा की तरह बी के बारे में बुरा बोलती है, लेकिन हमारी हीरोइन पहली बार उसे खरी खोटी सुनाती है और उसके घमंडी और वर्ग भेदपूर्ण टिप्पणी का सामना करती है। प्रॉम के नजदीक आते ही बी स्कूल के बाहर अपने परिवार का समर्थन करने और प्रॉम के लिए ड्रेस खरीदने के लिए काम करने में व्यस्त हो जाती है। वह हर महीने की तनख्वाह से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू करती है ताकि वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके और अपनी इच्छाओं को भी, जिसमें डिज्नीलैंड जाने की भी योजना शामिल है। जब उसके पास पर्याप्त बचत हो जाती है तो वह निया के साथ ड्रेस खरीदने जाती है। निया इस बात से नाराज है कि बी आजकल उसके साथ कम समय बिता रही है। अंततः दोनों में झगड़ा हो जाता है, जिससे निया बी को स्टोर में अकेला छोड़कर चली जाती है। इस बीच शैरन बिना किसी की मदद के किराने का सामान खरीदने के लिए बाहर जाती है क्योंकि उसे अपनी पसंदीदा साइट चाहिए होती है। तभी कुछ बच्चे उसे उनके लिए बियर खरीदने के लिए मना लेते हैं। दुर्भाग्य से शैरन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब डेरेक पुलिस के साथ बहस करते हैं तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। डेरेक को इसलिए गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि वह पुलिस से अपनी पत्नी के तथाकथित अपराध के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। बी, जो अभी भी अपने ड्रेस की ट्रायल कर रही होती है, को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। इस घटना के परिणाम स्वरूप
उसे अपने माता पिता को जमानत पर छुड़वाने के लिए अपनी बचत का पैसा खर्च करना पड़ता है। घर लौटने पर वह अपने माता पिता पर गुस्सा होती है, क्योंकि उसके अनुसार असली माता पिता अपने बच्चे की बचत को इस तरह बर्बाद नहीं करते। स्थिति तब और भी बिगड़ जाती है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता ने पिछले महीने अपनी नौकरी खो दी थी और उसकी मां को विकलांगता सहायता प्राप्त करने से रोक दिया है। डेरेक का मानना है कि शैरन विकलांग नहीं बल्कि स्पेशल है। बी निराश होकर टूट जाती है और अपने पिता को याद दिलाती है कि उसकी मां विकलांग है और स्पेशल शब्द सिर्फ लोगों को उसकी स्थिति को लेकर कम अपराध बोध महसूस कराने के लिए कहा जाता है। डेरेक का धैर्य टूट जाता है और वह बी को थप्पड़ मार देते हैं। अगले दिन स्कूल में बी मिस्टर वास्केज से कहती है कि उसने किसी अच्छे कॉलेज में न जाने का फैसला किया है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके माता पिता उसके बिना नहीं जी सकते। इस बातचीत के बाद वह एथेन को अपने घर ले जाती है और क्लासेस छोड़ने का निर्णय लेती है। बी एथेन को अपनी चिंताएं बताती है कि उसे अपने माता पिता की देखभाल करनी है। कहता है कि जब वह बच्ची थी तब उसके माता पिता ने ठीक से देखभाल की थी और शायद वे तब भी ठीक रहेंगे जब वह कॉलेज जाएगी। एथन को लगता है कि वह उनके बहाने का उपयोग कर रही है ताकि उसे असली दुनिया का सामना न करना पड़े। बी इससे सहमत नहीं होती और यहां तक कि कहती है कि अगर एथन का कैंसर फिर से आ जाता है तो उसे भी उसकी देखभाल करनी पड़ सकती है। स्वाभाविक रूप से एथन को इस बात का बुरा लगता है और वह उससे ब्रेकअप कर लेता है। भावनात्मक उथल पुथल के बावजूद बी अपनी सबसे अच्छी दोस्त निया के साथ सुलह कर लेती है, जो बी से इस बात पर नाराज थी कि उसने प्रॉम में जाने का फैसला किया, जबकि उन्होंने वादा किया था कि वे नहीं जाएंगे। बी निया के घर जाती है और उसे समझाती है। बी सुझाव देती है कि वे एक साथ समय बिताएं, लेकिन निया का अब प्रॉम के लिए एक डेट है, इसलिए बी उसे प्रोत्साहित करती है कि वह खुद को पीछे न रोके, भले ही बी ने प्रॉम रद्द कर दिया हो, क्योंकि एथन ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। बी फिर निया को प्रॉम के लिए तैयार होने में मदद करती है और फिर घर लौटकर अपनी जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए बी ने जो चीजें उसके नियंत्रण में हैं, उन्हें संभालने का फैसला किया। वह स्कूल के रैफल के टिकट बेचने का सोचती है, जिससे उसे लास वेगास की यात्रा जीतने की उम्मीद है ताकि वह डिज्नीलैंड जा सके। खुद को बेहद अकेला महसूस करते हुए वह विस्की की एक बोतल पी जाती है और फिर टिकट बेचने के लिए बाहर निकलती है। नशे की हालत में वह टिकट बेचने निकलती है और उसके एक स्कूलमेट का कॉलेज जाने वाला भाई एंडी उसे कार में लिफ्ट देने की पेशकश करता है। बी मान जाती है, लेकिन जल्द ही चीजें बदसूरत मोड़ लेती हैं जब एंडी उसके साथ यौन उत्पीड़न करता है। बी असहज महसूस करने लगती है और कार से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन गाड़ी चला रहे डेमन, जो एंडी का दोस्त है, को उसके कृत्य से कोई आपत्ति नहीं है। वह तब तक नहीं रुकता जब तक कि बी चलती गाड़ी से कूदने की कोशिश नहीं करती। इसके बाद बी चलने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी उसका पीछा करता है और उसे कार में वापस आने की गुहार लगाता है। वह बी का हाथ खींचने लगता है। बी को उल्टी हो जाती है और वह गिरकर अपने सिर को जमीन पर मार लेती है। उसे बेहोश देखकर लड़के घबरा जाते हैं और उसे अस्पताल के बाहर छोड़कर भाग जाते हैं। धीरे धीरे बी को होश आता है और वह अपने माता पिता और परिवार के प्रति अपना प्यार जाहिर करती है। सोशल वर्कर मैरी अपनी जांच पूरी करती है, जिसके बाद बी उससे पूछती है कि क्या उसका परिवार अब तक का सबसे पागल परिवार है, तो मैरी जवाब देती है कि ऐसा नहीं है। उसी रात एथन बी से मिलने आता है और माफी मांगता है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। बी को आखिरकार अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वह धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अपने हाई स्कूल के अंतिम वर्ष में बी निया और अपनी क्लास के बाकी छात्रों के साथ स्नातक की पढ़ाई पूरी कर लेती है। अपनी जिम्मेदारियों के कारण कॉलेज में आवेदन करने की प्रारंभिक झिझक के बावजूद बी अपने पिता के साथ ईमानदारी से बात करने का फैसला करती है। डेरेक उसे आश्वस्त करते हैं कि हर माता पिता की तरह वह भी चाहता है कि उसकी बेटी जीवन में आगे बढ़े। इससे बी को वह कॉलेज चुनने की हिम्मत मिलती है जो वह चाहती थी और उसे सफलतापूर्वक प्रवेश भी मिल जाता है। यहाँ तक कि
उसके दादा दादी, जो अपने बच्चों की स्थिति से दुखी थे, अब बी की उपलब्धियों का जश्न मनाने का फैसला करते हैं। ग्रेजुएशन के दिन पूरा परिवार जश्न के लिए मौजूद होता है। फिल्म का अंत एक दिल को छू लेने वाले दृश्य के साथ होता है, जहां बी के माता पिता उसे कॉलेज छोड़ने जाते हैं। डेरिक अब एक लिफ्ट ड्राइवर के रूप में काम कर रहे हैं और शैरन गर्व से बी के यूसीएलए में दाखिले के बारे में एक लिफ्ट यात्री से गाना गाते हुए बात करती है। उसकी माँ यूसीएलए की बीनी पहने हुए होती है और बड़े उत्साह से यह खबर साझा करती है। फिल्म के अंत क्रेडिट में असली परिवार की तस्वीरें और यह अपडेट दिखाया जाता है कि बी अब यूसीएलए में अपने तीसरे वर्ष में है। फिल्म यहीं पर समाप्त होती है।